Jai Hind everyone, welcome back to the current affairs classes. Today we have near about 12 topic that we will be discussing one by one. पहला टॉपिक है रिजर्वेशन मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन द रिलीजन, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो रिजर्वेशन का किस आर्टिकल से आता है? 15 एंड 16 क्या बेसिस होना चाहिए? सोशल एजुकेशनल, सोशियो एजुकेशनल बैकवर्डनेस ये होना चाहिए, फिर एससीज एसटीज, फिर वीमेंस एंड चिल्ड्रन ये मेंशन है। बाद में हमने इकोनॉमिक ग्राउंड पे भी ऐड किया था, जिसके बाद हमने ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया था। रिलीजन के बेसिस पे अभी भी नहीं है, ठीक है। तो आप देखिएगा एससीज एसटीज अभी जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है उसमें से नहीं आते हैं, लेकिन ओबीसीज में से वो ला देते हैं। लेकिन अभी जो वेस्ट बंगाल में रिक्रूटमेंट किया था, एक एक्ट लाया था, उसमें उन्होंने मुस्लिम्स को कई नियर अबाउट 70 के आसपास 70 to 77 कम्युनिटी ऑफ द मुस्लिम को उन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि पहले तो रिलीजन के बेसिस पे है नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन का मतलब होता है कि हिस्टोरिकल जो हमने कुछ गलतियां की हैं उसको सुधारा जाए। तो जो हिस्टोरिकल हमने इनजस्टिस किया है वो किस बेसिस पे किया है? कास्ट के बेसिस पे किया है, रिलीजन के बेसिस पे नहीं किया है। तो इसीलिए हमने जो रिजर्वेशन दिया था वो हमने कास्ट के बेसिस पे दिया था। लेकिन ये है कि कन्वर्ट जो है, माने दलित कन्वर्ट हो गए इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में, तो वो क्लेम करते हैं। तो वहाँ पे अब देखिएगा इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे कास्ट सिस्टम होता है, मुस्लिम्स में भी क्रिश्चियन में भी, हर एक यहाँ का धर्म में कास्ट सिस्टम हम लोग जो भी इंडिया में आता है उसको हम लोग दे देते हैं अपना वो गिफ्ट के टाइप का। ओके, तो यहाँ पे भी ये इशू है। वहाँ पे भी देखिएगा आप मुस्लिम्स में भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। क्रिश्चियनिटी में भी है, केरला तक में यहाँ तक होता है कि 2 चर्च बने होते हैं कि दलित के लिए ये चर्च होगा और जो ओरिजिनल क्रिश्चियन है उनके लिए ये होगा। दिस इज द केस। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का है आर्टिकल 15 एंड 16, जहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे एक बार और। सो इट विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2। देन वी विल स्टडी गवर्नमेंट नेम्स संजय मल्होत्रा एज द आरबीआई गवर्नर। तो आरबीआई गवर्नर का क्या क्या काम होता है? मॉनेटरी पॉलिसी देखना, व्हाट इज मीन बाय द मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई का क्या काम है? आरबीआई का तो नाम सुनते होंगे ना, क्या काम? पैसे छापने, उस पर वो होता है साइन गवर्नर का, पैसा वही छापता है, ठीक है। वो जो पैसे करेंसी का है वो आरबीआई के पास है। मेन उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि कब हम बैंक के रेट इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ताकि मनी सप्लाई जो मार्केट में है मेंटेन करें। आरबीआई का ये भी काम है कि इन्फ्लेशन को देखते रहना। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करेंगे? यही सेम प्रोसेस है कि मार्केट में पैसा को हम चोक कर दें, रोक दें, तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा घटेगा क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। और अगर बिजनेस बढ़ाना है तो हम फ्लो बढ़ा देते हैं ताकि लोग पैसे निकाल निकाल के बिजनेस करें। लेकिन अगर पैसे ज़्यादा निकलेंगे तो इन्फ्लेशन के भी चांसेज होते हैं। तो ये मेन काम है, ठीक है। पीसेस में के लिए नाम होता है, अभी तो ये कंटिन्यूसली नाम में रहेगा, न्यूज में रहेगा तो नाम याद हो जाएगा। पिछले गवर्नर कौन थे? जैसे मैं कह रहा हूँ ये न्यूज में रहेगा तो नाम याद आ जाएगा, तो पुराना वाला याद आ जाना चाहिए ना। वो 6 साल से हैं, 6 सालों से हैं। देन वी विल सी दैट द तमिलनाडु असेंबली अडॉप्ट रिजोल्यूशन अगेंस्ट द टंगस्टन। टंगस्टन क्या होता है? व्हाट इज द टंगस्टन? मेटल होता है, सबसे ज्यादा जिसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है वो टंगस्टन है, ठीक है। तो तमिलनाडु में हो रहा था इसकी माइनिंग, लेकिन दिक्कत ये है कि ऐसे एरिया में हो रहा था जो फॉरेस्ट रिजर्व है, सेंसिटिव है कल्चरली भी और इकोलॉजिकली भी, तो इसीलिए वहाँ पे विरोध चल रहा था। और इससे पॉलिटिक्स भी है। स्टेट गवर्नमेंट ये दिखाना चाहता है कि माइनिंग पे हमारा टोटल कंट्रोल है, और यूनियन गवर्नमेंट अपना दिखाता है। इसको अलॉट किया था यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उसका विरोध कर रहा है। तो ओवरऑल पॉलिटिक्स ज़्यादा है और वो सब चीज़ें कम है। टंगस्टन सबसे ज़्यादा चाइना में होता है। चाइना वैसे भी रेयर मेटल है। टंगस्टन का बहुत यूज होता है मिलिट्री में, जो यूज होता है जैसे मिसाइल विसाइल बनाने में टंगस्टन का यूज है। 80% ऑफ द वर्ल्ड का जो रिजर्व है टंगस्टन का वो चाइना में है। महाराष्ट्र लीडर्स, क्योंकि ये इंडिया में सिर्फ कहीं कहीं पे है टंगस्टन का, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में टंगस्टन का माइन है। अगर पूछता है तो यू शुड हैव द क्लियरिटी। महाराष्ट्र लीडर्स कंडेम कर्नाटका एक्शन अगेंस्ट द मराठी स्पीकर्स इन द बेलगावी। बेलगावी बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है। बेलगावी ऐसा जगह है जहाँ के लोग, जहाँ का लिंग्विस्टिक भाषा जो है वो मराठी है, लेकिन वो पार्ट है कर्नाटका का। और कर्नाटका का जो हमने बनाया था स्टेट वो कन्नड़ा पे बनाया था। तो स्टेट कन्नड़ा है लेकिन लोग मराठी हैं, तो उसको लेके महाराष्ट्र क्लेम करता रहता है। लेकिन हिस्टोरिकली वो पार्ट रहा है कि जो मराठा कर्नाटका के जो भी किंगडम रहे हैं, मैसूर का जो किंगडम रहा है उसी का पार्ट रहा है, तो वो हमेशा से इसको कर्नाटका में ही रखा गया। लेकिन अभी डिमांड कभी कभी आता है, महाराष्ट्र में हमेशा पॉलिटिक्स होती है। कभी लोग कहते हैं यूनियन टेरिटरी कर दीजिए, एकदम बॉर्डर एरिया है। बेलगावी इसलिए भी फेमस है,
हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे वहाँ पे महात्मा गांधी सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो थे 1924 में, और वो जो सेशन हुआ था वो बेलगावी में हुआ था, इसलिए बेलगावी भी उसको, पहले इसका नाम था बेलगांव, अभी हटा के बेलगावी उसका कर दिया। ओके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं 1924 में, और जो सेशन हुआ था बेलगांव में हुआ था, अभी इसका नाम बेलगावी है। ओके, सो इट इज पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2। इंटर स्टेट का के बीच में लड़ाई हो रहा है ना, तो इंटर स्टेट का जो रिलेशन है उसका आप एग्जांपल दे सकते हैं। देन वी विल सी दैट द इंडियन नीड्स द राइट टू डिस्कनेक्ट। व्हाट इज मीन बाय द राइट टू डिस्कनेक्ट? डिस्कनेक्ट होने का अधिकार, इसका क्या मतलब हुआ? आजकल मोबाइल का जमाना है, आप काम करने आते हैं तो काम तो करते हैं, घर जाते हैं तो कॉल करके बताया जाता है ये वाला फाइल भेज दो, ये वाला ये कर दो, तो कहीं ना कहीं जो हमारा पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रहा है। हमें भी तो है कि काम करने का एक फिक्स टाइम होना चाहिए, उसके बाद मुझे फैमिली को टाइम देना है, अपने वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, ये होना चाहिए ना। लेकिन आजकल की जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, हर वक्त जो एम्प्लॉय है उसको लगता है मैं वर्किंग कंडीशन में हूँ, हमेशा उसके पास कुछ ना कुछ मेल जाएगा कि आपका रिपोर्ट अच्छा नहीं है, रात को 11 बजे मेल जा रहा है, वो झटके में देख रहा है। एक होता है ना नॉर्मल, पहले के ज़माने में क्या होता था, आप आए 9-10 बजे काम किया, शाम को 6 बजे चले गए, अपने आप ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन आज के ज़माने में आप सुबह उठते हैं तभी से मेल मैसेज स्टार्ट हो जाती है, ग्रुप पे आपके आ जाते हैं कि ये बॉस ने काम दिया है, ठीक है, फिर आपका जाते हैं, उसके बाद भी बॉस आपको रिमाइंड कराता रहता है। तो कहीं ना कहीं हम आप 24 घंटा काम में, ये इसलिए भी है क्योंकि अभी कई सुसाइड हुए हैं एमएनसीज में, कुछ लोगों ने सुसाइड नोट में अपना लिखा है कि मैं, सैलरी तो मेरी बहुत हाई थी, 5-5, 6-6 लाख महीने की उनकी सैलरी थी, लेकिन वो वर्क प्रेशर के अंडर में इतना ज़्यादा, उनके ऊपर भी तो उनके सीनियर होते हैं, वो उनको फीडबैक भेजते रहते हैं, और हर आदमी को लगता है जॉब चला जाएगा तो वो हमेशा अपने में काम में लगा रहता है। जैसे आप नॉर्मल अगर ऐसे मीनियल जॉब कर रहे हैं तो उतना सीरियस नहीं आदमी होता है, लगता है कि ठीक है ऐसे तो जॉब कहीं पे भी मिल जाएगा। लेकिन जो हाई सैलरी पेड होते हैं वहाँ पे आपको डर रहता है कि जॉब चला गया, फिर कैसे एक लिविंग स्टैंडर्ड आप मेंटेन करते हैं, फिर वो लिविंग स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करेंगे। होता है ना जब आप जॉब करने जाते हैं, ऊपर से खुद का प्रेशर भी हम लोग बढ़ा लेते हैं कि लोन पे हमने बड़ा सा बंगला ले लिया, गाड़ी हाई फाई ले लिया, अब उसका हम पे कर रहे हैं ईएमआई। जॉब होना जरूरी है तो इसीलिए जॉब अपने अनुसार छोड़ भी नहीं सकते। तो इसीलिए ये जो वर्क बैलेंस और जो पर्सनल लाइफ है उसको बैलेंस करने के राइट टू डिस्कनेक्ट का हम कह रहे हैं कि एक फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, या तो इसको लॉ बना के दीजिए या कैसे भी दीजिए। कुछ देश में है, जैसे कि स्पेन में है, ठीक है, पुर्तगाल में एक एक्ट है, यूके में भी है, तो अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2 फंडामेंटल राइट्स, जहाँ पे राइट टू लाइफ की में राइट टू एक हेल्दी इन्वायरमेंट ऑफ द वर्क प्लेस भी आता है, डीपीएसपी में भी आता है। ठीक है, डीपीएसपी में भी गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि जो राइट टू वर्क है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखा जाए। ओके, देन वी विल सी दैट द रिफॉर्म इन द मर्चेंट शिपिंग। व्हाट इज द मर्चेंट शिप? इंडिया का जो ट्रेड होता है 95% शिप से होता है। रोड तो जाएगा नहीं, चारों तरफ से हम समंदर से घिरे हैं, उधर हिमालय है, हिमालय को तो क्रॉस करा नहीं सकते, काफ़ी डिफिकल्ट है। तो मैक्सिमम जो ट्रेड होता है दैट इज बाय द दिस शिप, जो सी रूट है उससे होता है। लेकिन ये है कि सी रूट में एक दिक्कत आता है कि उसमें जो पर्सनल काम करते हैं उसमें जो शिप होते हैं, जैसे आप गोरखपुर में देखिएगा तो मैक्सिमम गोरखपुर की गाड़ियाँ होंगी यहाँ चल रही हैं, या आपको आसपास के डिस्ट्रिक्ट की होंगी, विदेश की गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी यहाँ पे। लेकिन शिप क्या है, वो इंटरनेशनल एरिना में है, चल रहा है ना। एरोप्लेन क्या है, इंटरनेशनल एरिना में चलता है। आज एरोप्लेन यहाँ है, कल दुबई जाएगा, लंदन जाएगा। तो उसमें जो लोग कर रहे हैं, अब हम वर्क कर रहे हैं, वो डेली डेली तो अपना वीजा बनाएंगे नहीं, अपना पासपोर्ट तो ये सब रिन्यू कराएंगे नहीं, तो उसके लिए एक अलग से लॉ होती है ताकि जो पर्सनल है उनकी मेंटेनेंस ईजी हो जाए। जो विसल है, ऐसा तो है नहीं कि जो शिप होगा सब इंडिया का होगा, मैक्सिमम शिप बाहर के होते हैं, हम लोग सिर्फ इंडिया में रजिस्टर्ड करते हैं। तो उसको प्रॉपर तरीके से गवर्न करने के लिए हम एक नया एक्ट लाने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो एक्ट है वो बहुत पुराना है, 1958 में बना हुआ है। तो अभी तो बहुत चीज़ें बदल गई है, शिपिंग का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ गया। तो इसीलिए हमें लॉ लाने की जरूरत हो रही है ताकि हम जो पर्सनल के लिए हम गवर्नेंस करें, जो गवर्निंग बॉडी करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आज आप एक एयर हॉस्टेस का काम करते हैं, तो कल को आप, जैसे आज फ्लाइट में है, आप आज इंडिया में सर्विस कर रहे हैं, कल को फ्लाइट चली गई लॉस एंजल्स और कहीं पे भी, सैन फ्रांसिस्को और कहीं पे भी, तो आप उस दिन यूएस में होंगे ना,
फिर यूएस का पूरा आपका गवर्न होगा। यूएस में अगर बाहर आके निकलना है, कितने दूर तक आप जा सकते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर लॉ होता है। तो एयर एविएशन में हमारे पास है जो ये एयरपोर्ट वाली है, एयरलाइंस वाली इंडस्ट्री, उसमें तो हमारे पास प्रॉपर लॉ है। पर फिश ये शिपिंग वाली में मिसिंग है, उसी के लिए हमने एक नया लॉ लाया है। क्लियर हो रहा है? सो दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3। शिपिंग इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कई इंडस्ट्री आएगा, एक शिपिंग इंडस्ट्री भी आता है, उसमें इसका पार्ट होगा। ए डायलॉग विद आवर फ्रेजाइल पास्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिस्टोरिकल मेमोरी। यहाँ पे अभी देखिएगा कुछ दिन पहले अभी फ्रांस का सबसे ओल्डेस्ट जो चर्च था उसमें 2019 में आग लगी थी, उसको दोबारा रिनोवेट करके उन्होंने अभी फिर से इसको इनॉर्गुरेट किया है। उनका जो ओल्डेस्ट फ्रांस का जो वहाँ पे खासकर पेरिस का जो सबसे पुराना चर्च था। तो ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे कोई भी हमारा जो हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ पे थोड़ी भी बहुत गलती हो गई तो पूरा का पूरा वो जलने का चांस होता है, पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन का चांस होता है। तो ये बात हो रही है कि हमें काफ़ी केयरफुल तरीके से अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस का देख रेख करना चाहिए। ये अलग बात है हम लोग खुद तोड़ ही देते हैं, तो हिस्टोरिकल प्लेस का तो हम अलग तरीके से वो करते हैं। ओके, अपने वहाँ तो अलग तरीका ही है, वहाँ पे हम लोग पूरा पूरा लिख उख के एकदम डिफेस करना वो स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज द अप्रोच इलेक्शन कमीशन टू इनेक्ट द पॉस एक्ट फॉर द पॉलिटिकल पार्टी। पॉस एक्ट है कि जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस होता है ना, तो उसके लिए तो नॉर्मल है कि किसी आप कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी आप मॉल में काम कर रहे हैं या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप इस एक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे भी तो वर्कर काम कर रहे हैं। अब वहां पे किसी के साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो किसके पास जाए, उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में प्ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इलेक्शन कमीशन के पास पहले अप्रोच कीजिए इसके लिए। ओके, तो यहाँ पे मेन डिस्कशन इसका है। देन वी विल सी दैट द फ्रिगेट इन INS टूसिल कमीशन इनटू इंडियन नेवी कलिंगग्रेड। ओके, तो सिर्फ आपको ये देखना है, अभी हमने कमीशन जो किया है दैट इज द INS टू सील किया है। ओके, देन वी विल सी दैट द अपोजिशन टू मूव नोटिस टू रिमूव वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसेस है वो हम पॉलिटी में देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार हम आर्टिकल देखेंगे। ओके, देन वी विल सी दैट द कल हमने पढ़ा था ना बीमा सखी योजना, तो इसको फिर से आज फिर से इसको कवर किया है, तो आज थोड़ा सा हम लोग इसको फिर से कवर करेंगे। एंड इन द लास्ट पीसेस के लिए है कि बिहार में जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, इन्होंने लॉन्च किया है खेलो प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। तो पीसेस में से पूछ सकता है कि अभी खेलो प्रतिभा खोज प्रतियोगिता किस स्टेट ने स्टार्ट किया है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक आपका बिहार होगा, तो बिहार विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये सिर्फ आपको इतना जानना है। एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। फ्रंट पेज पहले देखते हैं। फ्रंट पेज पे जो सीरिया में हो रहा है, सीरिया में तख्ता पलट हो गया है, लेकिन अभी भी वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि अभी हम नॉर्मल स्टेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि बहुत केओस हो गया। जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो काम कर रहे हैं, बस जो प्रेसिडेंट असद थे वो छोड़ के चले गए हैं। प्रेसिडेंट असद नियर अबाउट 54 सालों से वहाँ पे रूल कर रहे थे, एक तरीके से डिक्टेटरशिप था। ठीक है, सीरिया का मैप अच्छे से याद है। सीरिया किसी सी को टच कर, मेडिटेरियन सी को टच करता है। यूपीएससी ऐसे ही पूछेगा, उस ए में एक ऑप्शन देगा सीरिया टचेज मेक मैरीन बॉर्डर विद द मेडिटेरियन सी, तो नहीं करता, इजराइल को ही टच करता है, इजराइल उसके आगे है। ओके, चारों तरफ से मुझे लगता है लैंड लॉक्ड है, पीछे इराक है, इस तरफ लेबनान है ऊपर, ठीक है, नीचे जॉर्डन है। तो क्लियरिटी होना चाहिए दिमाग में पिक्चर, क्योंकि काफ़ी न्यूज में ये एरिया है, इजराइल, ये गाजा, इजिप्ट, ये सब किसको किसको टच करते हैं, किस सी को, रेड सी किधर है, किस तरफ और भी स्ट्रेट है, वो आप देखते रहिएगा हमेशा। ओके, बांग्लादेश में हमारी जो सेक्रेटरी है, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, मिस्री नाम है इनका, मिस्री नहीं है, तो विक्रम मिस्री फॉरेन सेक्रेटरी है, अभी विजिट पे है बांग्लादेश के। वहाँ पे काफ़ी एक तरीके से सिविल वार का सिचुएशन है, तो वहाँ पे ये है कि हिंदूज का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि हिंदूज जो थे वहाँ पे सपोर्टर थे, किसके सपोर्टर थे, शेख हसीना के थे, और जो BNP है दे आर अगेंस्ट, तो वो शेख हसीना के जितने भी सपोर्टर हैं वो हिंदू हो या मुस्लिम हो सबको मार रहे हैं। ठीक है, तो हिंदूज भी सपोर्टर थे, इसीलिए हिंदुओं को भी वो मार रहे हैं। दिस इज द मेन। यूनियन गवर्नमेंट नेम्स संजय मल्होत्रा, तो कंटिन्यूसली नेम में रहेगा तो ये तो याद हो जाएगा धीरे धीरे।
ये हम देखते हैं कि रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है दैट इज वी ट्रेस इट फ्रॉम द आर्टिकल 15 एंड 16। एक बार आर्टिकल 15 16 ओपन की, कॉन्स्टिट्यूशन मोबाइल में ओपन की, जिस पीडीएफ तो क्या है ना, मैंने इससे बुक नहीं खरीदा पर पीडीएफ तो है। या राइट, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, रेस, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कहाँ पे है यहाँ पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, तो यहाँ पे है कि स्टेट कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द दिस ग्राउंड। यहाँ पे कितने ग्राउंड है? 1 2 3 4 5, 5 ग्राउंड है। तो ये याद रखिएगा, पांचों ग्राउंड ये याद होने चाहिए क्योंकि इधर उधर करके पूछ सकता है। ओके, यहाँ पे अलग से ऐड कर देगा लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं है। लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, लेकिन रिलीजन के बेसिस पे आप नहीं कर सकते हैं। रेस, कास्ट, अब ये है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, तो एब्सोल्यूट ये हो गया। तो एब्सोल्यूट अगर हम कोई चीज बना देते हैं तो जो लोग पीछे रहेंगे वो पीछे रह जाएंगे ना। एकदम आप कह दें कि एक 5 का बच्चा हो, एक 12 का, क्लास 12 का हो और एक ग्रेजुएट हो, और तीनों को एक ही पेपर दे दे, कह दे कि मैं इक्वालिटी ला रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेशन इक्वालिटी ला के कर देंगे, क्योंकि तीनों का लेवल अलग अलग है। समाज भी अलग अलग लेवल पे होता है। जब हम आज़ाद हुए तो इसी बेसिस पे हमें था कि जो लोग पीछे हैं लाइन तो एक बराबर लाइन दौड़ने के लिए। हम कह रहे हैं कि जब लाइन इक्वल आ जाएगा तब हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ना। हिस्टोरिकली तो लोग बहुत पीछे हैं, वीमेंस मच बैकवर्ड। तो यहाँ पे हमने कहा कि जब हमें लगा कि ये हम कुछ एक्सेप्शन देते हैं, तो पहला एक्सेप्शन जो था वीमेंस एंड चिल्ड्रन के लिए अलग से स्टेट कुछ पॉजिटिव एक्शन ले सकता है। ये नहीं कि वुमेन्स के नाम पे हम कुछ पॉजिटिव बना दे तो और लोग भी आके कहें कि अरे अरे ये तो डिस्क्रिमिनेट किया। लेकिन इसीलिए यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेट नॉर्मल ग्राउंड पे नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पे हम देखेंगे बैकवर्डनेस है तो लाइन समान लाने के लिए हम वहाँ पे कुछ प्रोविजन बनाएंगे, तो उसको कोई ये नहीं कह पाएगा कि हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिल्ली में वुमेन्स के लिए बस फ्री है, तो बस फ्री है तो ऑलरेडी अगर कोई पूछेगा कि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो वो बोलेंगे कि ऑलरेडी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट या और इट कैन मेक द स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन जो बनाने को है इसी को हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है अफर्मेटिव एक्शंस का, तो ये सब एग्जांपल है। रिजर्वेशन इज वन ऑफ द अफर्मेटिव एक्शन, लेकिन रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नहीं है। यहाँ पे प्रोविजन जो है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन, उसी के आधार पे हमने रिजर्वेशन दिया है। ओके, तो यहाँ पे फिर हमने SCs STs ये सब पहले से ही था, बाद में हमने OBC को ऐड किया है, अब हमने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी ऐड किया है। आर्टिकल 15 एंड 16 दोनों का बेसिस सेम है। दोनों में क्या है? डिस्क्रिमिनेशन को मना किया जा रहा है, और एक ही डिफरेंस इसमें है। क्या है डिफरेंस 15-16 में? 15 में इन्होंने कहा है कि एक कॉमन दे दिया है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ दिस। ओके, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफिक बोला है कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन द मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट, और यहाँ पे नीचे बोल रहे हैं कि फिर इस सब चीजों में किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ बहुत क्लियर है, यहाँ पे तो कह दिए हैं कि कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कुछ मेंशन नहीं किया है, सिर्फ कहा है कि शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। अब शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट मतलब हर एक ग्राउंड पे, जैसे मैं किसी को कह दूं यहाँ पे, मुझसे कोई आके कह दे कि यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, तो अब ये हो सकता है ना कि मेरा इंटरप्रिटेशन किस एरिया में, कि मैं कभी बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ या टेस्ट ले रहा हूँ या जो क्लासेस चल रही हैं, किस होता है ना। तो जो 15 है वो डिफाइन नहीं है, ओपन है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। समझ में आ रही है? लेकिन आप 16 में देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यही है कि सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट एंड कहाँ पे? टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। यहाँ पे जब जॉब की बात आएगी वो भी स्टेट के अंडर में, जो गवर्नमेंट जॉब होगी वहां पे यहाँ पे बात हो रही है। क्लियर हो रहा है ये चीजें? यहाँ पे है कि अब मैं पूछूं कि एजुकेशन जो कॉलेज होते हैं वहां पे जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो किस आर्टिकल के थ्रू दिया जाता है? 15 और 16। जो रिजर्वेशन फॉर द एजुकेशन इन द कॉलेज में है ना, रिजर्व होता है कुछ सीट्स, वो किस आर्टिकल के थ्रू होगा? 15 आपका 16 कैसे? यहाँ पे तो एम्प्लॉयमेंट है, 16 तो साफ साफ है कि एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट इनटू द एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट। एजुकेशन में एम्प्लॉयमेंट थोड़ी दे रहा है, वो तो पढ़ाने के लिए होता है ना कॉलेज में, तो वो 15 में आएगा। एम्प्लॉयमेंट
एंड अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट का मतलब होता है किसी बड़े पोस्ट में सीएजी बना दिया, इलेक्शन कमीशन बना दिया, यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया, वो सब अपॉइंटमेंट होता है। और एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल जो स्टाफ जो वर्क करते हैं दैट इज एम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो रहा है? तो जहां पे भी जॉब की बात होगी वो हमेशा 16 होगा, और जॉब को छोड़ के किसी भी चीज का मैं पूछूं तो उसका जवाब 15 होगा। अगर मैं बोलूं कि बस में जो रिजर्वेशन है किस आर्टिकल के थ्रू है, 15 के थ्रू है। अगर फ्री में साइकिल दे रही है कोई गवर्नमेंट तो किसके थ्रू है, 15 है। जितना भी और भी प्रोविजन होगा जहाँ पे पॉजिटिव एक्शन लिया जाएगा वो सब कुछ 15 होगा। और जहाँ पे जॉब में अपॉइंटमेंट में अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है या कोई भी पॉजिटिव एक्शन दिया जा रहा है तो वो होगा थ्रू द 16। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो रिजर्वेशन होगा दैट मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन द रिलीजन। सिर्फ रिलीजन क्राइटेरिया नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा कि जो यहाँ पे है, यहाँ पे रिलीजन के नाम पे नीचे कहीं पे भी एक्सेप्शन नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पे रिलीजन मना किया गया है लेकिन नीचे एक्सेप्शन दिया गया है कि वीमेन एंड चिल्ड्रन के लिए बना सकते हैं, एससीज एसटीज के लिए बना सकते हैं, ओबीसीज के लिए बना सकते हैं, और अभी जो नया लॉ आया है उसमें हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बना सकते हैं। लेकिन रिलीजन के नाम पे कहीं पे भी एक्सेप्शन नहीं है, तो रिलीजन के बेसिस पे नहीं दे सकते। रिलीजन अगर ये प्रूव कर दे कि कोई मुस्लिम अगर ओबीसीज में आता है, बैकवर्ड है, तो हो सकता है। एससी एसटी तो ऐसे भी नहीं आ सकते क्योंकि एससी एसटी तो हिस्टोरिकली अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। आर यू गेटिंग ना? तो वहां पे तो क्लियरिटी रहेगा कि ओबीसीज ही मिल सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फिर भी जजमेंट बदल सकता है। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है वो है कि ओबीसीज तक का वो दे देते हैं। अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट में है ये केस कि जो कन्वर्ट हो रहे हैं उनको एससीज एसटीज का मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, अभी क्लियरिटी नहीं है। ओके, क्लियर हो रहा है क्या है ये ओवरऑल? केस जो था वो बंगाल को लेके था। वेस्ट बंगाल में इन्होंने एक लॉ बनाया था 2010 में या 12 में, कहाँ गया, 2012 में एक लॉ लेके आए थे, कहीं दिखा? उन्होंने 2012 में लेके आया था जिसमें उन्होंने ये रिजर्वेशन ऑफ द वैकेंसीज फॉर द सर्विस एंड द पोस्ट, और वहां पे उन्होंने मुस्लिम्स को ओबीसी का सर्टिफिकेट देना स्टार्ट किया था, और उसमें सेक्शन 16 था, उसी को इन्होंने खासकर रखा था। तो इसी को स्ट्राइक डाउन करा है, नलीफाइड इसी को सुप्रीम कोर्ट ने किया है। क्लियर हो रहा है ये चीजें? वहां पे भी ओबीसी का भी उन्होंने ओबीसी ए एंड बी ग्रेड में डिवाइड किया था। अब एक चीज और आपको पता होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अगर चेंज करना हो तो वो पावर किसके किसके पास है? यूनियन के पास है कि स्टेट के पास है? यूनियन के पास है। स्टेट का कोई रोल है? स्टेट का कोई रोल नहीं है। तो अगर कुछ भी किसी को नया इंक्लूड करना है, जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देना था तो वो यूनियन ने चेंज किया, स्टेट नहीं बना सकता था, क्योंकि स्टेट ने बनाने की कोशिश किया, सुप्रीम कोर्ट में जाके उससे नल एंड वाइड डिक्लेयर किया। फॉर एग्जांपल जाट रिजर्वेशन हटा दिया गया था, मराठा रिजर्वेशन हटा दिया गया था, तो इसीलिए स्टेट के लेवल पे ये नहीं होना चाहिए। क्लियर हो रहा है ये चीजें? संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर है। आरबीआई का जो मेन काम होता है दैट इज द मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड होता है फ्रेमवर्क, कि किस रेंज में हम इंटरेस्ट रेट रखेंगे ताकि ग्रोथ का जो ट्रेजेक्टरी है वो कंटिन्यूअसली अपर रहे। क्लियर हो रहा है? और दूसरा काम है कि इन्फ्लेशन ना आ जाए, इस चीज को हम मैनेज करते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई का काम होता है कि एक फाइनेंस का स्टेबिलिटी रखना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब ये क्लियर रखना कि जो हमारा जो रिजर्व है, फॉरेन से कुछ मंगाना है, फॉरेन रिजर्व है, वो हमारे पास एक पर्टिकुलर लेवल पे रहे। तो इंडिया के साथ रिजर्व का इश्यू नहीं है, क्योंकि रेमिटेंस बहुत आता है, लोग यहाँ के जाते हैं, वेस्ट एशिया में लोग जॉब करते हैं, यूएस कनाडा हर जगह है, तो अभी तो नहीं इशू है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होने लगता है? ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन में जो बैलेंस बनाना होता है वहां पे दिक्कत होता है, क्योंकि अगर हम ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो उस चक्कर में पैसे ज्यादा रिलीज करते हैं मार्केट में, और मार्केट में अगर पैसे ज्यादा आ गए इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वो क्या करेंगे, 10 का 12 देंगे, 12 का 15 देंगे, तो चीजों का रेट बढ़ जाता है। जैसे हो गया, अगर मानी यहाँ पे अगर अभी मानी इस एरिया में रूम रेंट कितना होगा, दैट इज अगर 2 BHK लेना है तो 10,000 11,000 यही होगा, और 1 BHK का क्या है 5,000 6,000 मैक्सिमम 7,000 यही हो सकता है। मेड का चार्जेस क्या होंगे 2,000 3,000, दैट कुड बी द मोस्ट। ठीक है, लेकिन मानिए अगर यहाँ पे वो स्थिति आ गई जो करोल बाकी है, ये अगर गढ़ बन गया यूपीएससी की तैयारी का, तो क्या होगा, फ्लो हो जाएगा पूरा, और यहाँ पे रेंट क्या होगा, बड़े बड़े अमीर लोग आएंगे यहाँ पे, उनके पास पैसे ज्यादा होंगे,
और जो रूम होंगे वो कम होंगे। अभी रूम ज़्यादा है, बच्चे कम है एज कम्पेयर टू द, और जो बच्चे आते हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी कम है। लेकिन हमारे यहाँ से सिलेक्शन हो जाए, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए और काफ़ी एक अच्छी उस कैटेगरी से है, एलिट कैटेगरी से है जिनकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, तो जो रूम हम 8-10 में दे रहे हैं वो 20 देंगे, 25 देंगे, तो इन्फ्लेशन आएगा क्योंकि पैसे हैं। अगर पैसे हटा दीजिए, लॉकडाउन में क्या हो गया था, रूम का रेट घट गया था क्योंकि पैसे लोगों के हाथ में नहीं थे, जॉब चली गई थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। तो इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ रेट कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ग्रोथ रेट जहां होता है इन्फ्लेशन होगा, लेकिन बैलेंस इतना रखते हैं कि ग्रोथ रेट कम हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए सिचुएशन कि ग्रोथ रेट से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट हो जाए। आरबीआई इसको मेन कंट्रोल करता है एंड दैट इज बाय द मॉनेटरी पॉलिसी। इकोनॉमिक्स में आपको डिटेल में ये पढ़ाया जाएगा। टंगस्टन से रिलेटेड है, यूनियन ने टंगस्टन को दिया था, एक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को दिया था, एंड इसको तमिलनाडु में विरोध चल रहा है क्योंकि दैट इज ए सेंसिटिव एरिया। वहाँ पे कुछ खासकर केव टेम्पल्स हैं, जैन सिंबल्स हैं, तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिला है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ओके, एंड हैबिटेट ऑफ रेयर स्पीसीज है, इसको लेके विरोध हो रहा है। टंगस्टन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टंगस्टन का यूज जो होता है वो मिलिट्री में भी होता है, इट्स यूज इनटू द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी होता है, कई इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका काफ़ी यूज है, ओके। तो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसको रेयर मटेरियल में भी आया जाता है, और इसका जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है दैट इज फ्रॉम द चाइना। चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, 80% जो दुनिया का होता है वो चाइना प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बाकी जो देश हैं रशिया, बोल्विया, वेयर इज बोल्विया? बोल्विया एक ऐसा देश है जो किसी आदमी के नाम पे रखा गया है। जैसे आप आदमी के नाम पे चौराहा का रख दिया जाता है, कॉलोनी रखा जाता है, देश का नाम आज तक किसी इंसान के नाम पे नहीं है। बोल्विया ऐसा कंट्री है जो बोल्वियर वहाँ के फ्रीडम फाइटर थे उनके नाम पे है। वेयर इज द बोल्विया? बोल्विया बहुत फेमस है। चे गुवेरा का नाम सुना है? चे गुवेरा एक कम्युनिस्ट बहुत बड़े लीडर हैं। अब टी शर्ट पे एक दाढ़ी वाला, टोपी पहना वाला बहुत फेमस टी शर्ट आप लोगों ने देखा होगा, वही चे गुवेरा है। ही इज द फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। कम्युनिस्ट लीडर थे, उनको गोली मारा था बोल्विया में। बोल्विया जैसे उनको इसलिए ग्लोबल लेवल पे हीरो माना जाता है क्योंकि वो कई देशों में फ्रीडम फाइटिंग के लिए लड़े थे। जैसे होता है ना, इंडिया का फ्रीडम फाइटर सिर्फ इंडिया के लिए लड़ रहा है, लेकिन वो पहले वेनेजुएला के थे, लड़ाई लड़ा क्यूबा में जाके, क्यूबा को स्वतंत्र कराया, क्यूबा से वो चले आ गए बोलिविया में। बोलिविया इज इन द साउथ अमेरिका, ओके। बोलिविया भी बहुत गरीब कंट्रीज है, वहाँ पे कैपिटलिस्ट रूल था, बाद में वहाँ पे अब डिक्टेटरशिप है, ओके। तो बोलिविया में भी टंगस्टन का एक अच्छा खासा रिजर्व है। वियतनाम कहाँ है? वियतनाम तो पता होगा ना, वेयर इज वियतनाम? बगल ही में तो है, साउथ ईस्ट एशिया, फिलीपींस, वियतनाम, उसके आगे जापान। नेक्स्ट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू द मराठी स्पीकर्स इन द बेलगावी। बेलगावी का जो लोकेशन है एकदम बॉर्डर एरिया है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटका है, कर्नाटका का बॉर्डर एरिया है, अच्छा खासा एरिया है। यहाँ पे लोग बोलते मराठी हैं, लेकिन है वो कन्नड़ा स्पीकिंग स्टेट में कर्नाटका, ठीक है। अब हमेशा डिमांड होता है कि इसको मराठा महाराष्ट्र को दे देना चाहिए, लेकिन अब कोई भी अपना पार्ट नहीं देता है। तो आप देखिए एक ही देश में फिर भी लड़ाई चलता है। आगे करेंगे ना, लोग उस पर आरोप लगाते हैं कि अरे ये कर्नाटका के लोग भेदभाव करते हैं, ओके, लेकिन देश तो एक है ना, फिर भी वी स्टार्ट सच टाइप ऑफ द एक्विजिशन, ये सब लगता रहता है। बेलगावी बहुत न्यूज में है आजकल क्योंकि अभी फिर डिमांड ये हो रहा है कि इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। दोनों में लड़ाई है, जैसे चंडीगढ़ में लड़ाई हो रहा था हरियाणा और पंजाब में, तो उसको एक हमने बना दिया था। अभी भी है ना यूनियन टेरिटरी, क्योंकि दोनों नहीं मान रहे थे। क्या पता है अगर इनमें भी लड़ाई अगर सोल्यूशन ना होगा तो यही डिमांड हो रहा है कि आप यूटी बना दीजिए, जैसे चंडीगढ़ है तो सेम डिमांड इज फॉर हियो। बेलगावी महात्मा गांधी से रिलेटेड है। महात्मा गांधी 1924 में वहाँ के प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो ये याद रखिएगा क्योंकि महात्मा गांधी सिर्फ एक ही बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, दैट वाज द 1924, ओके। 1924 में इसलिए बनाया गया था क्योंकि 1920 में उनको 22 में जेल में डाल दिया गया था,
चौरी चौरा का केस हुआ था, 6 साल का सजा था, लेकिन उनका इतना बड़ा रुतबा था कि अंग्रेजों ने 2 ही साल में छोड़ दिया। और उस समय इतना फेमस हो गए थे कि तो उसका फायदा उठाने के लिए उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया कि उसी जो जेल में जाता है, जैसे एनी बेसेंट जेल में गई 1917 में छोड़ा, तो 1917 का जो प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, एनी बेसेंट को बनाया गया था, क्योंकि जस्ट जेल से रिलीज हुई थी, सेंटिमेंट होता है एकदम, उनकी काफी ज्यादा फॉलोइंग्स होती है। दैट वाज द रीजन। अब बेलगावी में और भी रीजन का थोड़ा सा जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिदार, कारवार, कलबुर्गी, ये सब डिस्ट्रिक्ट भी है जहाँ पे महाराष्ट्र अपना क्लेम करता है। इंडिया नीड राइट टू डिस्कनेक्ट। तो ओवरऑल यहीं पे है कि जो हमारा कंडीशन है वर्क प्लेस पे, वो भले सैलरी हम दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो नेचर है जो जॉब का, वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। जैसे भले आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, खासकर प्राइवेट कंपनीज में ये है कि आपके ऊपर सीनियर होगा, जूनियर हमेशा आपके ऊपर प्रेशर बनाए रखेगा। और ये नेचर है जो कैपिटलिस्ट नेचर ऑफ जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसका नेचर है कि काम सिर्फ आदमी बेनिफिट के लिए करता है। जितनी भी प्राइवेट कंपनी है वो सिर्फ बेनिफिट के लिए करेगी। ठीक है, अब बेनिफिट जब लेना होगा तो कहाँ से बेनिफिट आएगा? जो ओनर है वो क्या करेगा? पैसा लगाएगा, कैपिटल लगाएगा, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा और वर्कर्स को उनको सैलरी देगा। फिर जो प्रोडक्शन होगा वो बेचेगा मार्केट में, जो डिफरेंस आएगा, ये सब जो लगाया और जो आउटपुट हुआ उसके बीच का डिफरेंस होता है। अब सबसे इजी तरीका होता है कमाने का कि एक तो जो वर्कर्स हैं उन पे प्रेशर बना के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कराइए। वो 8 घंटा का जॉब कह के आप 10 घंटा करवाइए, 10 घंटा कह के 12 घंटा करवाइए, आप 14 घंटा करवाइए, तो ओनर के पक्ष में जाएगा। आप जितना ज़्यादा काम करवाएंगे प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होगा और ओनर को फायदा होगा। तो ओनर क्या चाहेगा कि इतना ज़्यादा हम काम कराएं कि उसको बस 100 क्यों मेरे वहाँ आ जाए, तब भी ओनर खुश नहीं होगा। ये हालत है कैपिटलिस्ट कंट्रीज का, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। ओके, दूसरा तरीका है कि पहला तरीका ये होगा कि काम ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। दूसरा तरीका ये हो गया कि सैलरी जितना से कम दें। दूसरा तरीका ये हो गया, ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि रिसोर्स में हम जाएं, थोड़ा सा इनपुट्स को कम करें। तो इनपुट्स तो फिक्स हो जाता है, कहीं ना कहीं आप इनपुट्स को बहुत मुशक्कत जाएंगे तो एक लेवल के बाद नहीं घटा सकते हैं। लेकिन ये जो सैलरी का डिमांड है वो हमेशा बढ़ाने के लिए आता रहता है फ्रॉम द वर्कर्स। ओके, तो यहाँ पे ये है कि आज के ज़माने में अब तो दिक्कत तो अब हो गई कि कनेक्टिविटी है, हर वक्त वो आपको काम देगा। घर पे आप लैपटॉप से भी काम करेंगे, घर से जाके मोबाइल पे भी वो आपको असाइन करेगा, और ऐसे कंडीशन में होगा कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ऐसे में कुछ कंट्रीज है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि वीमेंस के साथ एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वीमेंस को जॉब तो करना होता है ऑफिस में, घर पे भी जाके काम करना होता है, तो उनका जीना मुश्किल होता है। खाना जाके बनाना, बच्चे का ध्यान रखना, जो वहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड पीपल हैं, उनका ध्यान रखना, तो वीमेंस का केस में काफ़ी ज़्यादा है। और उनका जो वर्किंग आवर्स है वीक बेसिस पे 15-15 आवर्स एकदम इंटेंस वर्किंग आवर्स है। आधे घंटे ना 55 आवर्स का मतलब ये इंटेंस है एकदम। तो वहाँ पे देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो 49% ऑफ द इंडियंस जो है दे फील द स्ट्रेस एंड द निगेटिव इम्पैक्ट। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है ना कि जो आप वो फीडबैक दिलवाते हैं, कई कंपनियां हर दिन फीडबैक अपने एम्प्लॉय का दिलाती है कि उसका जो सुपरवाइजर होगा या जो उसका सीनियर होगा वो हर सुबह या शाम को भेज देगा कि इतना पॉइंट आपको मिला है, आपका रिपोर्ट ये है, आपको इतने ए मिला है, बी मिला है। ये देखिएगा कई कंपनी ऐसा कराती हैं। ऐसे में क्या होता है, हर दिन टेंशन बना रहता है कि एक बार निकाल दो भाई साल में जो भी आप फीडबैक देना है, डेली देख आप लोगों का, आप लोगों को तो पता होगा जब रिजल्ट आता होगा तो क्या हालत होगी। सोचिए आपका डेली रिजल्ट दिया जाए कि अच्छा आज टेस्ट दिया तो डेली झटका लगेगा ना, क्योंकि जो कंपटीशन है उसमें कभी सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं जा सकता है। एक होता है ना पीक पे जाएगा फिर लो आइएगा तो झटका लगेगा। एक होता है कि जो ये सीनियर का जो लूप होता है दैट क्रिएट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द जूनियर्स, और जूनियर से ही सारा काम करा के, और सबसे सैलरी भी कट किसकी होगी, जूनियर की होगी। तो ये सब देख के हमने देखा है कि कई देश हैं जिन्होंने इसको फेस किया। जैसे पुर्तगाल में उन्होंने राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ लाया। अब ये लाया है इस लॉ के अनुसार है कि जैसे जो मालिक है या जो सीनियर है, जो वर्किंग आवर्स होगा, मानिए मेरा वर्किंग आवर 10 से शाम को 5 है या 6 है, तो एज पर द लॉ कि वो मैसेज भी नहीं कर सकते और कॉल भी नहीं कर सकते किसी कीमत पे। अगर बहुत इमरजेंसी कंडीशन होगा तभी कर सकते हैं, वो देना पड़ेगा। जो एम्प्लॉई है, जो वर्कर है, वो जाके केस कर सकता है। तो पुर्तगाल में ये रूल लाया था। फिर स्पेन में भी ये रूल लाया हुआ है, 2018 का है ऑर्गेनिक लॉ। उसमें भी इन्होंने कहा है कि जब चाहे, जैसे वर्कर्स है
अब ये नहीं कि मैं घर से गया और अपना स्विच ऑफ कर दिया तो आप मुझे डांट रहे हैं कि अरे क्यों ऑफ कर दिया। ये मेरा राइट है कि जब मैं ये ऑफिस छोड़ूं 5-6 बजे जो भी मेरा टाइम है तो मैं अपने मोबाइल को कैसे भी यूज करूं, ऑन हो ऑफ हो, उससे किसी को कुछ नहीं लेना है। एम्प्लॉयर खासकर नहीं कॉल कर सकता है। क्लियर हो रहा है? इससे ये होगा कि जो आपका हमेशा प्रेशर होता है, हर वक्त आप पीछे पड़े रहते हैं, वो चीजें थोड़ा छूट जाएगा। वो आके अपना नॉर्मल लाइफ, घर पे फैमिली लाइफ भी जी सकता है। दिस इज द मेन थिंग। ओके, राइट टू डिस्कनेक्ट, राइट टू जो हमारा डिस्कनेक्ट है, इंडिया में भी बात हो रही है। इंडिया में ऑलरेडी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ की बात करता है। और राइट टू लाइफ सिर्फ एनिमल लाइफ नहीं है कि कैसे भी आप सांस ले रहे हैं। राइट टू लाइफ का मतलब होता है कि एक प्रॉपर गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए, जहाँ पे आपको मेंटल पीस हो, आपका हेल्थ अच्छा हो। अगर जॉब में भी, अगर आपके जॉब में भी प्रेशर बना दिया जाए तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक तरीके से मेंटल डिजीज भी तो एक स्ट्रेस कंडीशन है ना, हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। आप किसी भी उसमें देख लीजिए, जैसे हमारे वहाँ जो पुलिस का होता है, पुलिस का तो कभी भी छुट्टी नहीं होता है। वो तो 24 घंटे की ड्यूटी होती है। क्यों 24 घंटे की ड्यूटी होती है? कुछ छुट्टी उट्टी नहीं देते हैं, ये हाल है। तो हमारे वहाँ, आप, मैं तो अभी गवर्नमेंट की बात कर रहा था, जो ये प्राइवेट की बात कर रहा था। गवर्नमेंट में भी कई जगहों पे हालत बहुत खराब है। रेलवेज की जॉब बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कभी कभी, वहाँ पे भी दिक्कतें आने लगती हैं। तो जो कंडीशन, और खासकर आप नीचे लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पुलिस में तो ऊपर लेवल पे भी बहुत दिक्कतें हैं। जो आईपीएस लेवल का भी पोस्ट है वहाँ पे भी लोगों को छुट्टियाँ शायद नहीं मिलती है। आर्टिकल 29 है दैट टॉक अबाउट द सिक्योर द स्ट्रेंथ एंड द हेल्थ ऑफ इट्स वर्कर। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में 39-38, स्टेट शैल डायरेक्ट इस पॉलिसी पर्टिकुलरली इन द राइट टू एडुकेट मीन ऑफ लाइवलीहुड। एक तो ये होना चाहिए, ऊपर से उन्होंने बोला है ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्स है, तो कम्युनिटी के पास रहना चाहिए। हमने पढ़ा था सोशलिज्म इसके नाम पे है। सोशलिज्म का जो बेसिस है इंडिया का यही है, ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कॉमन डेट्रीमेंट की तरफ न जाए। मतलब ये नहीं हो कि किसी आदमी को बहुत फायदा हो रहा है और लोगों का घाटा हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर अदानी अंबानी किसी माइनिंग एरिया में चले गए, फॉरेस्ट एरिया में, और माइनिंग कराना स्टार्ट करते हैं, और वहाँ पे बहुत से ट्राइबल हैं, तो एक को तो फायदा हो रहा है, लेकिन वहाँ से जो माइनिंग से जो मेटल्स केमिकल निकलेंगे, माइनिंग करते हैं तो केमिकल्स के थ्रू होता है ना, तो वो क्या उनके नदी में जाएगा, उनका लैंड पूरा डिग्रेड करेंगे। अगर नीचे खनन करना है, माइनिंग करना है, तो क्या पहले फॉरेस्ट कट करना होगा। फॉरेस्ट जब कट करेंगे तो वहाँ के जो जानवर होंगे वो गायब। तो कहीं ना कहीं ऐसा चीज कभी नहीं होना चाहिए। जो ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इस तरीके से नहीं जाना चाहिए कि कॉमन डेट्रीमेंट हो। कॉमन डेट्रीमेंट का मतलब बहुत से मास लेवल पे लोगों का घाटा हो। अब यहाँ पे है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। ये नहीं कि वीमेंस को आप उसी काम के लिए 300 दे रहे हैं, मेन को 500 दे रहे हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। हेल्थ एंड स्ट्रेंथ की बात यहाँ पे हो रही है, जो ई है, जो अभी हम लोगों ने वहाँ पे मेंशन किया है। ओके, तो प्रॉपर तरीके से हमारा जो डीपीएसपी है उसमें हम राइट टू वर्क की और राइट टू हेल्दी वर्क और राइट टू हेल्थ सबकी बात करते हैं। क्लियर हो रही है ये चीजें? तो राइट टू जो लाइफ है या जो हमारा प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयमेंट है वो इस तरीके से हम एड्रेस कर रहे हैं। विशाखा केस था, विशाखा जजमेंट का नाम सुना है? 1994 का केस है, 1997 का केस है विशाखा। विशाखा केस सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड था। पहले कोई लॉ नहीं था सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। तो ये भवंडरी देवी केस था शायद, उसी के बाद से रेप का केस था। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया कि ये गाइडलाइन है कि आप जहां पे भी काम करने जाएंगे, कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि एक प्रॉपर तरीके से कमिटी बनाए, जहां पे किसी भी वीमेंस को अगर अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि वर्क प्लेस पे, तो वो वहां पे जाके अपना कंप्लेन करेंगे, ताकि एक कंप्लेन इनिशिएट तो हो जाए। क्योंकि एक आपके वर्क प्लेस पे हो रहा है, फिर उसको पुलिस केस जाके बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप वहीं पे भी इस तरीके का माहौल बना के रखिए कि वीमेंस हो वो अपने आप को सेफ महसूस करें। वो विशाखा गाइडलाइन में आया 2013 में, प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट ने इस पे एक्ट लाया है। ओके, फिर रविंद्र कुमार धरीवाल केस था। इसमें भी इन्होंने बोला कि रीजनेबल एकोमोडेशन फॉर द पर्सन विद द डिसेबिलिटी की बात कही है कि कहीं पे भी अगर कोई भी जगह हो तो वहां पे डिसेबिलिटी पीपल को भी देख के बनाया जाए। ठीक है, तो राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट के थ्रू भी ये आता है। ओके, यहाँ पे प्रवीण प्रधान केस है। यहाँ पे इन्होंने बताया, बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा नहीं है कि आप बॉस हैं तो किसी को कैसे भी बेइज्जत करेंगे। आपके वो किसी लेवल पे हो, स्वीपर हो या कोई भी हो, एक्सट्रीम लेवल ऑफ ह्यूमिलिएशन आप नहीं कर सकते हैं।
ये नहीं कि आप जस्टिफाई करेंगे कि डिसिप्लिन में लाने के लिए कर रहा था, मेरा रेगुलरिटी नहीं था, ये सब चीज करके आप, जैसे हो गया ना कि आप किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर सकते हैं, आप अधिक से अधिक से ये कह सकते हैं कि नोटिस दे सकते हैं, वो भी फॉर्मल तरीके से लिख के रिटेन में, दैट इज द मेन थिंग। क्लियर हो रही है ये चीजें? तो ऑलरेडी हमारे पास जजमेंट है और इस पे प्रॉपर तरीके से एक हम प्राइवेट मेंबर बिल भी आया है लेकिन पास नहीं हुआ, देखते हैं कब तक पास होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट, समझ में आ रहा है ये राइट टू जो है डिस्कनेक्ट क्या है, मतलब कि जो वर्किंग आवर्स है उसके बाद आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि आप बार बार चीजों को अपने जो वर्क प्लेस है उससे कनेक्ट करके देखें। रिफॉर्म इन मर्चेंट शिपिंग है, अभी तक जो एक्ट हमारे पास है बहुत पुराना एक्ट है, 1958 का एक्ट है। अब दिक्कत है कि इस समय जो कंडीशन है कि इंडिया के पास जो 50% इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स हैं। फ्लैग्ड वेसल्स का मतलब ये होता है कि जैसे कोई माने शिप इंटरनेशनल वाटर में काम करता है तो उसका मालिक हो सकता है सिंगापुर का हो, वो जो शिप है वो रजिस्टर्ड इंडिया में हो, जैसे हो सकता है ना कि मालिक दिल्ली का हो सकता है उसका जो गाड़ी खरीदा हो गोरखपुर में आके रजिस्टर करवाया हो, तो अलाउड है। ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे जो शिपिंग होती है, शिप होती है, वो आप रजिस्टर्ड कहीं और से कराएंगे, लेकिन ये है कि फ्लैग फिर वहां का माना जाएगा, इंडियन फ्लैग्ड हो जाएगा। जो आइडेंटिटी उस शिप की होगी, ये शिप है माने इसका मालिक हो सकता है यूके में भी बैठा हुआ हो सकता है, लेकिन वो ऑपरेट जहां से करेगा वो इंटरनेशनल वाटर है और उसकी रजिस्ट्रेशन आप दूसरे कंट्री से कराएंगे। जिस कंट्री में रजिस्ट्रेशन होती है उसी को कहते हैं दिस फ्लैग, उस नेशन का नाम लगा के फ्लैग लगा देते हैं। इससे पता चलता है कि वो शिप कहाँ से रजिस्टर्ड है। क्लियर हो रही है? अब हम लॉ लाना चाहते हैं क्योंकि अभी जो लॉ है दैट इज लैकिंग द फ्रेमवर्क फॉर द रेगुलेटिंग द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इफेक्टिवली। क्लियरिटी नहीं है कि कितने दिन का किसका कहाँ तक का जुरिडिक्शन होगा, कितने दिन आप रह सकते हैं, किस विसिल पे, अगर आप इंडिया के सिटीजनशिप हैं तो अगर आप सिंगापुर के किसी सिटीजन्स के विसिल पे काम करते हैं तो क्या क्या रूल रेगुलेशन लगेगा, कितना दिन का आपको वीजा बनवाना पड़ेगा, नहीं बनवाना पड़ेगा, कितने दिन तक आपको अलाउड है कि आप फॉरेन कंट्री, क्योंकि शिप होता है 6-6 महीने का टूर होता है, तो आप हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में 6 महीने रुक रहे हैं। तो जितने भी रूल रेगुलेशन है वो क्लियर कट नहीं है, उसी के लिए हम एक नया लॉ लेके आ रहे हैं और वो जो लॉ है वो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 को है, उसको रिप्लेस करेगा। अब जैसे है यहाँ पे जो इंडिया का सिटीजनशिप है, यहाँ पे ओनरशिप थ्रेशोल्ड फॉर द इंडियन सिटीजन एंटिटीज 100 से हटा के इन्होंने 51% कर दिया है। पहले 100% था, अब इन्होंने घटा दिया है ताकि इंडिया का मालिकाना हक रहे। किसी भी शोर, अगर कोई भी शिप काम कर रहा है, इंडिया का जो जुरिडिक्शन है, तो इंडिया का जो ओनरशिप है उसका ज्यादा वेटेज हो। अभी ये बिल है, अभी एक्ट में ये नहीं बदला है, जब ये एक्ट आ जाएगा तो अभी बिल है, बिल को कब एक्ट बनेगा, जब दोनों सदन से पास होगा, दोनों हाउस से, और बाद में प्रेसिडेंट का होगा। तो देखते हैं इसमें और क्या क्या चेंजेज होते हैं। अभी तो ये चेंजेज होने के चांसेस है। जैसे ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए भी लॉ ला रहा है। जैसे सल्फर कंटेंट जो था वो काफी ज्यादा था, मरीन पोल्यूशन था, उसको भी एक लेवल से नीचे लाने की बात हो रही है। अभी हम प्लास्टिक बैन करने की बात कर रहे हैं, तो इस एक्ट में हम सिंगल यूज प्लास्टिक को ऑलरेडी बैन किए हैं, तो हम मरीन यूज के लिए भी अब बैन करेंगे। तो ये सब प्रोविजन है कि हम प्रॉपर तरीके से पर्सनल जो है उस पर काम करते हैं, उसको भी प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं, क्या क्या यूज होगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन किस तरीके से होता है उसको भी हम रोकने की बात करें। सल्फर कंटेंट आप लोग देखते होंगे, सल्फर कंटेंट गाड़ियों से भी निकलती है। ये एसिड रेन का नाम सुना है? ताजमहल व्हाइट था तो अब पीला हो रहा है, हल्का हल्का क्यों हो रहा है? एसिड रेन। तो दिस इज द सल्फर के कारण, सल्फर कंटेंट के कारण एसिड रेन पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट। अभी इस पे बहुत सा आएगा आर्टिकल, क्योंकि अभी तो ये बिल पास वो इंट्रोड्यूस किया है, धीरे धीरे इस पे डिबेट होगा, फिर इस पे और भी आएंगे। यहाँ पे डायलॉग विद आवर फ्रेजाइल पास्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिस्टोरिकल मेमोरी। ये है कि जो हमारे ये फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में, अभी 2019 में यहाँ पे आग लगा था, ये बहुत पुराना चोट था, पेरिस का सबसे पुराना चर्च था। यहाँ पे इन्होंने हिस्ट्री दे रखी है उस चर्च का। बस इन्होंने ये कहा है कि जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वो हमारे टूरिज्म का भी एक तरीके से सेंटर होता है, कहीं ना कहीं एस्थेटिक ब्यूटी भी होती है, देख के हमको अच्छा लगता है। कोई भी खूबसूरत चीज़, आप कहीं पे भी पुराने मंदिर पे जाइए, पुराने किसे आप ये क्या होता है, कोई भी मॉन्यूमेंट्स हो गया, मॉस्क में जाइए, या कोई भी आप जैसे जहाँ पे मीनास है वहाँ पे चले जाइए,
तो कहीं ना कहीं आपका जो एक अलग सा लुक आता है, एक अलग सी आपको पीसफुल फील होता है, उसको एस्थेटिक ब्यूटी कहते हैं। एस्थेटिक ब्यूटी यही होता है ना, जहाँ पे आप एक तरीके से ब्यूटी को देख के थोड़ा सा आपके अंदर स्पिरिचुअलिज्म आए, दैट इज द मेन थिंग। अगेन जो पॉस एक्ट है दैट इज रिलेटेड टू द सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ द वीमेन एट द वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेस ऑफ द दिस टाइप ऑफ द एक्टिविटीज। तो इन्होंने कहा कि सब जगह का तो ठीक है, लेकिन अभी पॉलिटिकल पार्टीज पे इसको किस तरीके से देखा जाए, तो वहां पे इन्होंने बोला कि दे शुड कंसल्ट द इलेक्शन कमीशन, वहां से इसके लिए इंटरनल कंप्लेंट कमिटी के पे जो उनका आएगा उसको फॉलो करना होगा। इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होता है, जैसे हर एक कंपनी में एक कमिटी बनाई जाती है, अगर किसी भी वीमेन को कोई भी दिक्कत है तो पहला रजिस्टर्ड जो होगा, पहला कंप्लेन होगा, दैट विल बी एट द इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन में जाके आपको कंप्लेन रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। फ्रीगेट INS तुसिल को हमने अभी कमीशन किया है, कमीशन का मतलब यूज ऑपरेशनल कर दिया। फ्रीगेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ जो लड़ाई करने में अटैक करना हो तो काफी वो काम आता है, तो फ्रीगेट का यही मतलब होता है। हमने क्या इनिशिएट किया है, तुसिल। तो पीसेस में ये पूछ सकता है, INS तुसिल, दिस इज द फ्रीगेट। गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट, गाइडेड मिसाइल का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मीन बाय द गाइडेड मिसाइल, नाम पढ़ के ही बता सकते हैं, व्हाट इज मीन बाय द गाइडेड मिसाइल। मिसाइल होगा गाइड, पहले से उसमें सब कुछ फिक्स होगा कि यहाँ पे इस लोकेशन पे जाके मारना है, ऑटोमेटिक सब कुछ होगा, वो जाके छोड़िए वहां जाके मार के आएगा। गाइडेड यही होता है ना, जैसे आप किसी का पर्टिकुलर आप आइडेंटिटी दे दीजिए कि कोई एरोप्लेन है, उसकी आइडेंटिटी दे दीजिए, तो गाइड जहां जहां एरोप्लेन उड़ेगा उसको वहां वहां दौड़ा के मारेगा। जैसा आप लोग रामायण में देखते होंगे ना, तीर चलाते थे और उसके पीछे पीछे भाग रहा है, जहां पे जाके उसको मारेगा। तो ये मिसाइल वाला सिस्टम तब था, ऑटोमेटिक मिसाइल सिस्टम, वो तीर से ही लगा लेते। अपोजिशन मूव नोटिस टू द वाइस प्रेसिडेंट। कौन है वाइस प्रेसिडेंट, हमेशा तो ये न्यूज में है, जगदीप धनखड़, हरियाणा के हैं, काफी न्यूज में रहते हैं, काफी डांटते रहते हैं बैठ के ये। ओके, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 67 बात करता है, हाउ if we have to remove the vice president, that will be by the article 67। एक बार 67 खोलिएगा, कैसे रिमूव करेंगे। रिमूव करने का जो होता है, a resolution that should be passed by the council of state, majority of all the then member। what is mean by the majority of all the then member, हम लोग कई तरीके का मेजोरिटी पढ़े थे, ऑल द देन मेंबर्स। एक मैंने इफेक्टिव मेजोरिटी बताया था, व्हाट इज द इफेक्टिव मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कम होगा, और जो नॉर्मल मेजोरिटी होता है, सिंपल मेजोरिटी, उससे ज्यादा होगा। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है, मानिए मेंबरशिप यहाँ पे 100 है, 100 में से एक लोग रिजाइन दे दिए, एक लोग का डेथ हो गया, 2 वैकेंसीज क्रिएट हुआ, तो जो टोटल मेंबरशिप है 100 में से 2 घटा दूंगा, 98 बचा, और 98 की जो मेजोरिटी होगी दैट विल बी द इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी में से वैकेंसीज हमको रिड्यूस करना है। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब होता है कि वो जितने लोग बैठे हैं, ये नहीं मतलब है कि टोटल मेंबरशिप कितना है, कितने लोग वैकेंट हैं, ये सबसे कुछ नहीं मतलब है। जो लोग यहाँ बैठे हैं वही वहाँ पे वोट करेंगे। अगर यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं तो मेजोरिटी 6 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 13 लोग बैठे हैं तो मेजोरिटी 7 हो जाएगा, अगर 18 लोग बैठे हैं तो मेजोरिटी 10 हो जाएगा, दैट विल बी द मेजोरिटी, जो लोग बैठे हैं, ठीक है। लेकिन इफेक्टिव मेजोरिटी में दैट डजंट मैटर कितना लोग बैठे हैं, मैं देखूंगा सीट कितना है, 100, 2 लोग वैकेंट है, 2 लोगों ने सीट खाली किया है, तो 98 हुआ, 98 का जो मेजोरिटी हुआ कितना हुआ, 50 हुआ, 50 हुआ, ओके 50 हुआ, ठीक है। आधा 49 होगा, तो एक जोड़ते हैं ना, हाफ प्लस 1, तो 50 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे भले कितने भी लोग बैठे हैं, 15 लोग बैठे हैं, दैट डजंट मैटर, मुझे 50 जब होंगे तभी ही ये वाइस प्रेसिडेंट आपको रिमूव होगा, तभी रिजोल्यूशन पास होगा, ओके। नॉर्मल मेजोरिटी में क्या होगा, सिंपल में कि जितने लोग बैठे हैं उन्हीं का काउंट कर लूंगा। 50 बैठे हैं, भले यहाँ की मेंबरशिप 100 हो, लेकिन क्लास में लोग 50 बैठे हैं, तो कितना हो जाएगा, 26 लोग ने पास किया तो पास हो गया। लेकिन इफेक्टिव मेजोरिटी में वी हैव टू, तो किस में है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का, आर्टिकल 67 आजकल न्यूज में है, तो आर्टिकल 67 पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इफेक्टिव मेजोरिटी है बहुत कम जगहों पे है। इफेक्टिव मेजोरिटी जैसे वाइस प्रेसिडेंट का है, यहाँ पे है, चेयरमैन के केस में आता है, स्पीकर के केस में आता है, और कहीं नहीं आता है। नॉर्मली आप मैक्सिमम देखिएगा या तो सिंपल मेजोरिटी होगा या तो स्पेशल मेजोरिटी होगा। ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो सिर्फ एक बार आता है। कब आता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी,
अरे ये घर पे जाके अपना कंफ्यूजन दूर करो, एक बार दूर हो जाएगा तो इतना नहीं अटकना पड़ेगा। एक दिन बताया था ना 6 तरीके का मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी बहुत सिंपल है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है? टोटल मेंबरशिप का जो हाफ प्लस वन हो जाएगा, फिक्स होता है, ये कभी नहीं बदलता है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी सिर्फ एक बार लगता है जब गवर्नमेंट बनाना होता है, नहीं होती है। अभी इलेक्शन हो रहा था, बोल रहे थे कि मैजिक नंबर ये है महाराष्ट्र के लिए, मैजिक नंबर हरियाणा के लिए ये है। तो जो मैजिक नंबर होता है वही एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता है। ओके, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से हम वैकेंसीज नहीं, उसमें कुछ लेना देना होता है। जो टोटल नंबरशिप होगा उसका हाफ करेंगे, प्लस वन कर देंगे, दैट विल बी द एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एब्सोल्यूट से सिर्फ जो लोग वैकेंट किए होंगे, माने किसी का डेथ हो गया, कोई रिजाइन कर दिया या कोई डिस्क्वालीफाई हो गया, तो इसको रिड्यूस करके जो मेजोरिटी होगा दैट विल बी द एब्सोल्यूट मेजोरिटी। क्लियर हो रही है? ये लॉयर्स बॉडी डिमांड्स, एक जज साहब हैं, उन्होंने बोला है कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट, उन्होंने बोला है आरएसएस के ये मेंबर हैं, और आप तो या तो जज रह सकते हैं या तो आप किसी आइडियोलॉजी के एकदम खुल के समर्थन करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जज के लिए इम्पार्शियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जज अपना न जात देख सकता है, न रिलीजन देख सकता है, न ही अपना कोई और आइडेंटिटी देख सकता है। उसके लिए हर आदमी बराबर होना चाहिए। अगर एक जज अगर किसी एक आइडियोलॉजी को एकदम फॉलो कर रहा है, वो भी बहुत ओपनली फॉलो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके जजमेंट में इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसको तो सजा सुनाना है ना। अब ये देखिएगा कि अरे वो पहले से ही मानिए ब्लैक लोगों के बहुत खिलाफ रहता हो, तो जो भी केस आएगा तो उसका क्या होगा कि ब्लैक अगर आ गया केस तो उसके खिलाफ चला जाएगा ना वो। तो यहाँ पे ये मुस्लिम्स के जो है कि बोल रहे हैं कि उनमें ये लॉ है, यूसीसी आनी चाहिए। तो अब यही डिबेट हो रहा है कि अरे ये तो काम गवर्नमेंट का है, पॉलिटिशियंस का है, यहाँ पे जज लोगों को इंटर नहीं करना चाहिए। जज लोगों का काम है अपना जुडिशरी से ही रिलेटेड रहें। पीएम लॉन्च बीमा सखी योजना, ठीक है। तो व्हाट इज दिस बीमा सखी योजना? इसका एलिजिबिलिटी क्या है? क्लास 10th पास होना चाहिए और एज जो होना चाहिए 80 to 70 होना चाहिए। यहाँ पे स्पेशलाइज ट्रेनिंग दिया जाएगा एंड स्टिपेंड फॉर द फर्स्ट 3 years टू प्रमोट द फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस। तो सिर्फ ये एक तरीके का, जैसे था ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अवेयरनेस फैला रहे थे कि बेटियों का जो है वो वैल्यू बता रहे थे, कैसे उनको हमें प्रॉपर तरीके से लुक आफ्टर करना चाहिए, कैसे उनको एजुकेशन में प्रमोट करना चाहिए, कैसे हम जो वीमेंस फीमेल इन्फेंटिसाइड था वो उसको कैसे कम करना है। क्लियर है ना? सेम यही है कि हम वीमेंस को बता रहे हैं कि इंश्योरेंस कराने का क्या फायदा होगा। जैसे अगर सडनली आप पे कोई आपत्ति या विपत्ति पड़ती है तो आप इजीली उसको फेस कर सकते हैं अगर इंश्योरेंस हो, ठीक है। और कुछ उनको कंसेशन भी दिया जा रहा है, और एलिजिबिलिटी जो है वो क्लास 10th पास होना चाहिए, एंड जो एज लिमिट है दैट इज बिटवीन द 18 to 70 years। तो ये थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, याद करना पड़ेगा। जो पर मंथ के हिसाब से वो उन्हें मिलेगा, दैट हियर इट हैज गिवन। पीसेस के लिए इकोनॉमिस्ट नटराज पासेज अवे, तो बस ये देखना है वी के नटराज थे, ही वाज वेरी मच एसोसिएटेड विद द डिफरेंट स्टडीज ग्रुप, पर्टिकुलरली रिसोर्स से थे, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ये एसोसिएटेड थे। तो कुछ खास नहीं है, बस आपको पीसेस के लिए इस तरीके का पूछता रहता है कि इनका नाम अभी न्यूज में था, किस लिए न्यूज में था, किससे रिलेटेड है। बल्गारिया रोमानिया टू बिकम द फुल मेंबर ऑफ द शेंजेन ट्रेवल जोन। व्हाट इज द शेंजेन जोन? यूरोपियन यूनियन है, बॉर्डर फ्री है। जो एग्रीमेंट हुआ था शेंजेन एग्रीमेंट हुआ था, और जितने भी कंट्रीज उस वीजा फ्री ट्रेवल जोन में आते हैं दे आर नोन एज द शेंजेन ट्रेवल जोन। उसमें अभी बुल्गारिया एंड रोमानिया को इंक्लूड किया है, अभी बनने वाले हैं, अभी फुल मेंबर नहीं दिया है, ठीक है। तो शेंजेन एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है, फ्री मूवमेंट है अक्रॉस द यूरोपियन यूनियन, जितने भी उसके कंट्रीज हैं, और बुल्गारिया एंड रोमानिया न्यू कंट्रीज हैं। तो एक बार आप लोग घर पे जाके मैप में लोकेट कर दीजिएगा, दे आर द ईस्टर्न यूरोप में है, जो एशिया और यूरोप का बॉर्डर है उस वाले में ये आएंगे। नौदा टू गिव, ये एक देश का नाम है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, एक तरीके का एटॉल है। एटॉल क्या होता है? व्हाट इज एटॉल? इनका एग्रीमेंट हुआ है, बस ये जानिएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट है तो हमें कुछ नहीं लेना है, लेकिन न्यूज में है नौदा, तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि नौदा एक कंट्री है, कहाँ पे लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, और एटॉल है। व्हाट इज द एटॉल? ज्योग्राफी में पढ़ा होगा एटॉल, समंदर का मानी ये सरफेस है कि यहाँ पे आइलैंड हो गया, यहाँ पे लोग सरफेस के ऊपर आ गया, सी सरफेस के ऊपर, कुछ कुछ मानिए वॉल्केनो आया पर ये सरफेस के नीचे ही रह गया, ठीक है। ऐसे जगहों पे हम काफी कुछ रिसर्च करते हैं, सबमरीन को ले जाके रख लेते हैं छुपा के, अटैक उटैक करने के काफी काम आता है। जब एटॉल में मानिए यहाँ पे कोरल्स
ये सब भरते गए, यहाँ पे कुछ कंक्रीट भरते गए, तो ये भी एक जमाने में ऊपर आ जाएगा और एक जमाने में वहाँ पे भी लोग रह सकते हैं जब वो समंदर के सतह के ऊपर आएगा। तो एटॉल जब तक समंदर के सतह के नीचे एटॉल होता है, जब समंदर के सतह के ऊपर आ जाएगा तो आइलैंड हो जाएगा। तो ये पहले एटॉल था, अभी ये इस पे हैबिटेशन है, क्योंकि अभी इसका जो सरफेस है वो सी सरफेस के ऊपर आ गया है। नौरा को भी लोकेट कीजिएगा एक बार जाके, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट। लास्ट वाला न्यूज है दैट इज एसोसिएटेड विद द बिहार से। बिहार ने अभी लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? खेलो प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, खेलो प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, ओके। तो पूछ देगा किस स्टेट ने किया है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज। हियर वी विल कंक्लूड आवर सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।